तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बच्चा शुरू करें। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था बेसिक अपना यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं और क्या उनके मेजर करने के लिए कौन कौन से सिस्टम फॉलो होते हैं, SI, MKS, FPS और CGS यूनिट। आज बच्चा उसके आगे हम कंटिन्यूस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होता है बच्चा? सो आ जाइए आप सब लोग, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब आएँ हमारे साथ जुड़ जाएं। बच्चा, आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारे पास है, स्टडी मटेरियल है और वीडियो लेक्चर है, जिसको आप देख के अच्छे से पूरी तैयारी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हो और टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो बच्चा स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। चलो स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐप है आपका स्टेप अप एकेडमी का, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चा। ये सारे फीचर्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। नेक्स्ट आता हो बेटा, ये हमारा जो फ्री स्टडी पैकेज है क्लास 6 से क्लास 12 तक का, वो भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं बच्चा। और ये है हमारी सबसे खास चीज़ जो आपको आपकी तैयारी में एक स्टेप ऊपर करेगी, अप करेगी, आगे बढ़ाएगी। क्या है? सेंड्स। ये हमारी टेस्ट सीरीज है बच्चा। क्या है हमारी टेस्ट सीरीज? सेंड्स, जिसको आप देने से आप अपने आप को रियल टाइम में एवेल्युएट कर सकते हो आपकी तैयारी किस लेवल की है बेटा। तो चलिए बच्चा, पहले अच्छे से आप पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, क्विज सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज में टेस्ट देना है। ठीक है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चा? डायमेंशन के बारे में। अपना क्लास 11 का चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका एक टॉपिक है बच्चा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बताएंगे क्या क्या होता है डायमेंशन बेटा? क्या होता है डायमेंशन बच्चा? डायमेंशन क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हमने बात की थी, क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो क्वांटिटी बच गई वो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाती है बच्चा? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा, कोई भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होगी। क्या होगी? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनी होगी। मतलब उसको हम फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। जब वो फंडामेंटल से ही मिलके बनी है तो क्यों नहीं उसको फंडामेंटल फॉर्म में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चा। उसी चीज़ को कहते हैं हम डायमेंशन। क्या कहते हैं बच्चा? डायमेंशन। किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बच्चा कहलाता है डायमेंशन। क्या कहलाता है? डायमेंशन बच्चा कहलाता है डायमेंशन। देखते हैं थोड़ा सा। When a derived quantity is expressed in the term of fundamental, डेफिनेशन आप भी अब नोट करना हो, आप क्लास 12th में हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं साथ में, तो ये आपके लिए डेफिनेशन भी है। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको बोर्ड पे तो 75 लाने ही पड़ेंगे, तभी तो आप आगे जाके अच्छा कर सकते हो बच्चा, इंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। तो डेफिनेशन देख लो क्या बच्चा? When a derived quantity expressed in the term of fundamental quantities, it is written as product of different powers of fundamental quantities. The power which fundamental quantity must be raised in order to express the given physical quantity are called dimension. All called dimension. अपने को पता है कोई भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल से ही मिलके बनी होगी।
या तो उनको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, स्क्वायर करोगे, अंडर रूट करोगे, कुछ ऐसा ही करोगे, तब आपको उनको डिराइव करके क्या मिल जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, डिराइव क्वांटिटी, सॉरी क्या बोला, डिराइव क्वांटिटी। तो जो भी उनकी पावर होगी, उनकी पावर से ही आप कर सकते हो सब चीज़ें। स्क्वायर करना है तो पावर 2, अंडर रूट करना है पावर 1/2। तो उनकी पावर कोई कहलाता है बच्चा, डायमेंशन कहलाता है। जैसे मान लो हम बात करें अपनी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो क्या आई बच्चा, वेलोसिटी आई। क्या आई, वेलोसिटी आई। अब इसको मैं फंडामेंटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, डिस्टेंस होता है लेंथ। यदि हम बात करें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, 7 होती हैं बच्चा। उसमें एक आती है डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन करते हैं एल से मेजर और टाइम को टी से एक्सप्रेस करते हैं। तो एल बाई टी, टी ऊपर जाएगा बच्चा तो हो जाएगा एल अपॉन टी की पावर -1। जब भी किसी पावर यहाँ पे इसकी 1 थी, ऊपर गया तो बच्चा पावर रिवर्स हो जाएगी। आपको याद रखना है, जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। यदि आप ऊपर वाले टर्म से नीचे आ रहे हो तो पावर, जो भी पावर होगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। पावर का साइन रिवर्स हो जाता है। ये होगा बच्चा डायमेंशन इसका, वेलोसिटी का। तो समझ में आई बच्चा, सिंपल सी बात है, किसी भी क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है डायमेंशन। क्या कहलाता है बच्चा, डायमेंशन। ये अपनी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं एक पेज ऐड करके, जो भी हमने एसआई में क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशन के फॉर्म में। जैसे बच्चा लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। एसआई में हमने क्या पढ़ा था कल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब का डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चा। जैसे हम लेंथ को दिखाते हैं बच्चा, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, कैपिटल एल। क्या होता है बच्चा, कैपिटल एल। मास का क्या होता है बच्चा डायमेंशन फार्मूला, कैपिटल एम। क्या होता है बच्चा, कैपिटल एम। टाइम का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, इसका पहला कैपिटल टी, पहला वर्ड जो भी है कैपिटल टी। लेंथ को हमने कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम और टाइम को कैपिटल टी से। ऐसे बात टेम्परेचर आ गया बच्चा, टेम्परेचर, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चा या तो कैपिटल के और कहीं कहीं आपको मिलेगा थीटा। क्या मिलेगा बच्चा, थीटा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कैपिटल के से भी और थीटा से भी डायमेंशन में टेम्परेचर को शो कर सकते हो। टेम्परेचर के बाद हो गया करंट, या बोल दें इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको बच्चा दिखाते हैं हम एम्पियर, कैपिटल ए से। क्या दिखाएंगे बच्चा, कैपिटल ए से। कभी कभी इसको आप आई के फॉर्म में भी डायमेंशन आपको मिलेगा, कहीं कहीं आई के फॉर्म में भी मिलेगा। इसको दिखाते हैं कैपिटल ए या फिर आई से। नेक्स्ट आ गया बच्चा, ये हो गई फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6 देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एक बच्चा यूनिट क्या होती है, मोल। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है MOL। क्या होगा बच्चा, MOL। और लास्ट है बच्चा, लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा बच्चा,
इसकी यूनिट कैंडेला, तो सी डी, सी डी, सी डी। इसका यूज बच्चा कम ही आता है अपना, मोस्टली ये वाले टर्म ज़्यादा यूज में आते हैं। तो याद रखना है, लेंथ को कैपिटल एल, मास को कैपिटल एम, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को कैपिटल के और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL कैपिटल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? डायमेंशन में। ये इनके हो गए डायमेंशन फॉर्मूले। क्या हो गया बच्चा? डायमेंशन फॉर्मूले। क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूले। अब अपन देखते हैं कैसे कोई क्वांटिटी को अपने को डिराइव करना, तो उसको कैसे हम लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले उसका लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अपना पहला एग्जांपल हो गया वेलोसिटी। क्या हो गया बच्चा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? इसकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की SI यूनिट होती है बच्चा मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यदि आपको डायमेंशन निकालना है बच्चा, तो बच्चा यदि बात करें वेलोसिटी क्या होती है बच्चा? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि आपको वेलोसिटी का बच्चा डायमेंशन निकालना है, तो आप इसको शो करोगे v और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, v और ब्रैकेट में, जिसका भी आपको डायमेंशन निकालना है उसको ब्रैकेट में हम शो करते हैं। मान लो इसका एक सिंबल है बच्चा। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा बच्चा कैपिटल L। क्या हो जाएगा? कैपिटल L। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? अभी हमने देखा कैपिटल T। क्या होता है बच्चा? कैपिटल T। तो क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का L अपॉन T। T ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा बच्चा? LT माइनस 1। क्या जाएगा? LT माइनस 1। LT माइनस 1। सेम हो गया बच्चा, एक्सेलरेशन हो गया। इसकी आपको यूनिट लिखना है तो लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट हो गई इसकी। और इसकी डायमेंशन निकालना है, अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? A होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है बच्चा, वेलोसिटी क्या होती है बच्चा? LT माइनस 1 अपॉन टाइम मतलब T। वेलोसिटी का हमने पहले निकाल लिया, हमने LT माइनस 1 अपॉन टाइम का T ऊपर जाएगा बच्चा, तो पावर यहाँ पे अभी 1 है तो पावर हो जाएगी -1। तो LT माइनस 1 और इसकी पावर -1, बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो पावर हो जाएगी -1 -2। नेक्स्ट बात करें बच्चा मोमेंटम। किसकी बात करें? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बच्चा? इसको हम P से शो करते हैं, होता है M इंटू क्या होता है बच्चा? M इंटू V। सो सिंपल आपको डायमेंशन निकालना है, तो अब इसको ऐसे शो करोगे। M का डायमेंशन होता है बच्चा कैपिटल M और V का डायमेंशन LT माइनस 1। LT माइनस 1। तो ये डायमेंशन होगा किसका? मोमेंटम का। बात करें इम्पल्स क्या होता है बच्चा? इम्पल्स होता है डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम ही बच्चा कहलाता है इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम ही कहलाता है इम्पल्स। तो I का क्या हो जाएगा? जो मोमेंटम में चेंज है, तो जो मोमेंटम का डायमेंशन वही हो जाएगा I का, MLT माइनस 1। बात करें फोर्स का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है बच्चा? कोई भी आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। इससे मुझे याद है सबसे सिंपल फॉर्मूला F इक्वल टू होता है बच्चा ME। F इक्वल टू होता है ME। यदि आपको फोर्स की डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ A। M का डायमेंशन कैपिटल M, M का डायमेंशन कैपिटल M और A का डायमेंशन अभी हमने निकाला LT माइनस 2, तो हो गया MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, वैसे तो डायमेंशन हमको याद नहीं करना है, पर एक दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन आपको हमेशा याद रखना है। जैसे उनमें से क्या हो गया, फोर्स mlt-2, इसका डायमेंशन हो गया mlt-2। बात करें प्रेशर, प्रेशर होता है बच्चा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन बच्चा, फोर्स को होता है mlt-2, एरिया क्या होगा बच्चा, यदि आपको एरिया का डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पे देख लो, कोई भी यदि आपको एरिया का फॉर्मूला याद है, मैं जनरल बात करूँ अपना बोर्ड है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी, ये भी लेंथ है बच्चा और ये भी लेंथ है, तो एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा, L स्क्वायर। चलो वॉल्यूम का निकाल लेते हैं, इसी लगे हाथ। वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसका डायमेंशन हो जाएगा वॉल्यूम का। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब L L L L Q, ये हो गया डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। हम कहाँ पे थे, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, किसमें थे बच्चा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mlt-2, एरिया कितना हो गया बच्चा, L स्क्वायर, एरिया कितना हो गया, L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, L की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी होगी, -2, क्या पावर आएगी, -2, तो कितना हो जाएगा बच्चा, m -2 + 1 -1, ml -1 t -2, ml -1 t -2, -2 + 1, ये L ² -1 और t -2। बच्चा ये आ गया डायमेंशन किसका, प्रेशर का। तो बच्चा याद रखो, किसी का भी डायमेंशन आपको निकालना है, आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायमेंशन किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे क्या हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है बच्चा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², क्या होती है, हाफ mv²। तो निकाल लो कितना होगा डायमेंशन, हाफ mv²। यदि आपको k का डायमेंशन निकालना है, वन बाई टू, तो नंबर है, नंबर हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, डायमेंशन लेस, मतलब इसका डायमेंशन कितना हो गया 1, m का डायमेंशन कैपिटल M, v² मतलब LT-1 होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चा, m L² और t -2, ml² और t -2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ml² t -2। सर यदि मैं निकालना चाहूँ डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो क्या होगा। सो बच्चे यदि आप कोई भी एनर्जी का निकाल रहे हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, आखिर है तो वो एनर्जी है, मतलब एनर्जी का ही एक टाइप है। क्या है, एनर्जी का ही टाइप है, तो उनके डायमेंशन हमेशा क्या होंगे बच्चा, सेम होंगे। हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाल लिया, तो आप कोई भी एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चा, ml² t -2। क्या सर पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन भी सेम ही होगा जो काइनेटिक का है, हाँ बेटा बेशक वही होगा। क्यों, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी तो एक तरह से एनर्जी का ही टाइप है।
तो है तो आखिर वो एनर्जी ही, तो कोई भी एनर्जी होगी डायमेंशन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा, हमेशा सेम हो, चाहे काइनेटिक लो, पोटेंशियल लो, थर्मल लो, तो एनर्जी डायमेंशन हमेशा कितना आएगा, डायमेंशन हमेशा आएगा ml²T-2। जैसे बात करते हैं वर्क, अपने को वर्क का डायमेंशन निकालना है बच्चा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि आपको वर्क का डायमेंशन निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है बच्चा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, क्या हो जाएगा बच्चा, L। तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा वर्क का डायमेंशन, ml² और T-2, ml² और T-2, ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, वर्क का। क्या हो गया, वर्क का। अरे सर ये तो सेम आ रहा है, ये देखिए इस काइनेटिक एनर्जी जो आया था, मतलब जो एनर्जी का आया था बच्चा सर, वही तो डायमेंशन आ रहा है किसका, वर्क का। पर मतलब सर क्या इनके डायमेंशन सेम है, तो क्या ये सेम चीज़ है क्या, नहीं बेटा सेम चीज़ नहीं है। आपको याद रखना है दो क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशन क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। जैसे कि एनर्जी का हो गया, वर्क का हो गया, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब पर ये सेम क्वांटिटीज़ नहीं है। एनर्जी अलग चीज़ है, वर्क अलग चीज़ है, तभी तो उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ये सेम होती तो हम दो बार क्यों पढ़ते, क्या हम बुड़बक हैं, नहीं। सो यहाँ से आपको याद रखना है दो क्वांटिटीज़ के डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं, दो क्वांटिटी के डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं। सो कोई भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप उसको डायमेंशन को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया था बच्चा इन चीज़ों का डायमेंशन, आपको जिसका भी निकालना हो निकाल लो। फॉर्मूला पता है, पावर का निकालना है, डेंसिटी का निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, जो भी निकालना है आप निकाल लो। मैं कुछ निकाल दूं क्या, एक आध एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका, चलो मैं निकाल देता हूँ। क्या होता है बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डायमेंशन मैं बताता हूँ। जैसे हमने बात की थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बट ऐसा बाद में फील हुआ कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इनफ नहीं है हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिक्स में हर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिर दो क्वांटिटीज़ और ऐड की गई, दो क्वांटिटीज़ और ऐड की गई, उनको बोला गया सप्लीमेंट्री, उनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोला गया बच्चा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। कौन कौन सी दो हैं बच्चा, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको हम थीटा शो करते हैं, दूसरी है बच्चा सॉलिड एंगल, जिसको ओमेगा शो किया जाता है। किससे शो करता है, ओमेगा से। बच्चा प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल जो आप किसी प्लेन में एंगल बनाते हो, नॉर्मली जो पढ़ते हो, एंगल क्या होता है बच्चा, आर्क अपॉन रेडियस, यही है अपना प्लेन एंगल। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट था, आप पहले कहाँ थे, ए में थे, ए में थे, और आपने सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए आप कहाँ पे आ गए, बी पे आ गए, बी पे आ गए, और ये सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है। तो ये आप इनिशियल ए पे थे, बाद में आप बी पे आ गए, मतलब आपने थीटा एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। तो बच्चा एंगल क्या होता है, ये टर्म कहलाएगा बच्चा, ये कहलाती है ये वाली लेंथ, कर्व लेंथ ये वाली जो है, ये कहलाता है बच्चा आर्क। क्या कहलाएगा, आर्क, आर्क। और ये क्या होगा बच्चा, ये होगी रेडियस, क्या होगी, रेडियस। तो एंगल क्या होता है बच्चा, एंगल होता है
एंगल बोले या थीटा बोले होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। यही होता है बच्चा प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन, क्योंकि ये प्लेन में एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं इसलिए प्लेन एंगल, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। सेम बात करें सॉलिड एंगल क्या होता है, तो बच्चा सॉलिड एंगल होता है 3D एंगल। जैसे आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी और आइसक्रीम की कोन को आपको देखा ध्यान से, अंदर जो एंगल बनता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। जैसे मान लो ये क्या है बच्चा, आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम का कोन है। सो ये वाली सरफेस जो होगी बच्चा, ये सरफेस कैसी होगी, ये सरफेस होगी स्फेरिकल। क्या होगी? ये होगी बच्चा स्फेरिकल सरफेस होगी, इसका कुछ एरिया होगा ए। तो जो ये एंगल बनता है बच्चा 3D एंगल, एक्चुअल में इसको 2D में दिखाना आसान नहीं है क्योंकि ये 3D एंगल है बच्चा, तो इसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ये एंगल कहलाएगा बच्चा ओमेगा, सॉलिड एंगल। सो हमने अभी क्या सीखा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डायमेंशन निकालना अभी सीख रहे थे हम। हमने बात की थी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, कौन कौन सी, प्लेन और सॉलिड एंगल। चलो इनके डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होंगे, तो बच्चा एंगल क्या होता है, एंगल हमने बात की आर्क अपॉन रेडियस। यदि आपको एंगल का डायमेंशन निकालना है तो एंगल लिखोगे थीटा। क्या लिखोगे? थीटा। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या होती है बच्चा, आर्क ये वाली लेंथ होती है, मतलब आर्क भी एक लेंथ है तो लिखोगे आर्क एल, और रेडियस भी एक लेंथ होती है बच्चा। सो ये एल से एल कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा 1। मतलब आप लिख सकते हो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा 1, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चा किसी की पावर 0 होना, यदि x की पावर 0 है मतलब क्या होता है, वो 1 होता है। सर इसको मतलब ये 1 है, मतलब सर मतलब इसका ये है कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। क्या है बच्चा, ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस है। इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, m की पावर भी 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है, मतलब मास भी का डायमेंशन भी 0 है, लेंथ का भी और टाइम का भी 0। इसको हम कह सकते हैं बच्चा डायमेंशनलेस। तो ये कहलाएगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेम बात करें हम, अपना जो था सॉलिड एंगल था, क्या था बच्चा, सॉलिड एंगल। क्या होती है इसकी डेफिनेशन सॉलिड एंगल की, जो सॉलिड एंगल होता है एंगल होता है बच्चा अल्फा। क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, माफ करेंगे ओमेगा से दिखाते हैं इसको। ये ओमेगा होता है बच्चा सॉलिड एंगल। ये जो अपना स्फेरिकल एरिया है अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये जो बच्चा अपना एरिया है अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी तो बच्चा जो आइसक्रीम का कोन होता है उसके अंदर पार्ट में आप देखोगे तो जो एंगल वो बना रहा है, एक्चुअल में ये 3D है तो इसको 2D में एक्सप्रेस करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। आपको इसको फील करना पड़ेगा बच्चा, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। कैसे आइसक्रीम का कोन है तो उसके अंदर जो एंगल बनता है 3D पे वो कहलाता है बच्चा सॉलिड एंगल, और ये होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यदि आपको डायमेंशन निकालना है सॉलिड एंगल का, मतलब कि इसका, तो क्या हो जाएगा बच्चा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ मतलब एल स्क्वायर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। ये एल से एल स्क्वायर कट जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा 1। मतलब हम कह देंगे सर ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है बच्चा, डायमेंशनलेस
क्वांटिटी है। तो यहाँ से आ गया बच्चा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगी। नेक्स्ट आते हैं, हमने बात कर ली थी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यदि आपको डायमेंशन निकालना है तो क्या होगी बच्चा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चा L होता है बच्चा R क्रॉस P, या फिर आप इसको लिख सकते हो I ओमेगा। I ओमेगा कहीं से भी निकाल लो बच्चा, सेम डायमेंशन आएगा। R क्या होती है बच्चा, लेंथ, और P होता है मोमेंटम। R का डायमेंशन होगा m और P का हो जाएगा mlt-1। P क्या होता है बच्चा, P होता है मोमेंटम, जिसका होता है फॉर्मूला m इंटू वी फॉर्मूला हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा डायमेंशन, आ जाएगा m स्क्वायर l t माइनस वन। तो कुछ समझा आपको, ये बैटरी कुछ जवाब दे रही है क्या हमारी, देख लेते हैं। लगता है इसको भी थोड़ा सा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा। आगे निकालो आप लोग, जैसे फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट यदि आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, F इक्वल टू होता है kx, और यही होता है बच्चा फोर्स कांस्टेंट, या फिर सेम चीज है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको x k निकालना है, तो k क्या हो जाएगा बच्चा, k हो जाएगा F अपॉन x। तो यहाँ पे सीधे F होता है mlt-2 xl, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा L से L कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, mt-2। किसका डायमेंशन आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का, या बोले फोर्स कांस्टेंट का। सेम है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। चलो उसको भी निकाल के देख लेंगे। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Eg, उसको भी आप निकाल सकते हो। चलिए बताते हैं कैसा होगा। बच्चा आप लोगों को यदि आपको G का निकालना है, G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो फॉर्मूला होता है बेटा, देख लो, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे G क्या होता है बच्चा, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मासेस हैं, और f फोर्स है, और r उनके बीच की डिस्टेंस है, दो मासेस के बीच की। तो यदि आपको G का डायमेंशन निकालना है तो आप G को एक साइड लेके आएंगे, G कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। आपको G का डायमेंशन निकालना है, मतलब कि F का डायमेंशन कितना होगा, mlt-2। R का डायमेंशन L स्क्वायर अपॉन m1। m क्या है बच्चा, मास है, तो m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, और इसका भी m, m1 m2 दोनों का बोथ का m हो गया। तो एक m से एक m कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, देखिए ध्यान से, ये m ऊपर जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, -1, m माइनस m-1 L क्यूब और t-2। ये बच्चा ऊपर m गया तो m-1
एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब और टी माइनस टू, ये डायमेंशन आ गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m माइनस वन एल क्यूब इंटू टी माइनस टू। तो बच्चा बस याद रखना, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। सेम बच्चा पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका भी फार्मूला याद हो आपको। पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी का आपको पता होगा ml स्क्वायर टी माइनस टू, मास का कैपिटल M रख देंगे, आ जाएगा। सरफेस टेंशन कितना होता है बच्चा, सरफेस टेंशन T क्या होता है, T होता है बच्चा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बच्चा सरफेस टेंशन। यदि आप इसका डायमेंशन निकालना चाहो तो फोर्स होगा बच्चा m l t माइनस टू और लेंथ का l, तो ये भी l से l कट जाएगा, कितना बचेगा m t माइनस टू, mt माइनस टू। डायमेंशन किसका आ गया, डायमेंशन आ गया सरफेस टेंशन का, डायमेंशन आ गया सरफेस टेंशन का। सो बुड़वक कोई भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो यदि आपको उसका फॉर्मूला बताओ। जिसका भी डायमेंशन निकालना है बच्चा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। जैसे कुछ है टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, थर्मल कैपेसिटी हो गया, लेटेंट हीट हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। ये सब आपको निकालना है, आप इसको नोट कर लो और निकाल के आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चा, ठीक है। इनमें से कहो एक आध तो मैं निकाल देता हूँ, जैसे गैस कांस्टेंट चलो मैं निकाल देता हूँ ये, बाकी आप निकालो देखो क्या होता है। इसे हीट को निकालना हो तो हीट तो याद रखो, हीट भी एक एनर्जी का ही एक रूप है, क्या बच्चा, एनर्जी का एक फॉर्म है। और हमने बात की थी जो कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी है, आखिर है तो एनर्जी का टाइप, तो उसमें डायमेंशन हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो हीट का डायमेंशन क्या होगा बच्चा mlt माइनस टू, ml स्क्वायर l, ये तो वर्क हो गया था, ml स्क्वायर t माइनस टू। डायमेंशन किसका हो गया, हीट का। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K, इनका भी आप निकाल सकते हो, स्टीफन कांस्टेंट और विंस कांस्टेंट। ये सारे फॉर्मूले आपको ढूंढने हैं और इनके डायमेंशन निकालने हैं। चलो एक मैं निकाल देता हूं उनमें से, बाकी आपको निकालना है बेटा। चलिए बताइए कौन सा निकालना है, एक मैं निकाल देता हूं आपके लिए, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है बेटा। तो चलिए एक मैं निकाल देता हूं, जैसे अपना गैस कांस्टेंट क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। यदि हम बात करें PV इक्वल टू होता है nRT, PV इक्वल टू होता है nRT। यहाँ पे बच्चा P क्या होगा, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होंगे, P सर मोमेंटम नहीं, P प्रेशर है बच्चा इस फॉर्मूले में। P क्या है, प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम। R तो अपना गैस कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर, और N क्या है बच्चा, N है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल। यदि आपको R का डायमेंशन निकालना है तो आप R को एक साइड लेके आओ, कितना हो जाएगा R, R हो जाएगा PV अपॉन NT। अपने को R का डायमेंशन निकालना है बच्चा। P है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चा, फोर्स पर यूनिट
एरिया इंटू वॉल्यूम। यदि आपको प्रेशर का डायमेंशन डायरेक्ट याद है तो वेल एंड गुड, आप सीधे P का रखो, V का रखो, N का रखो और T का रखो और सॉल्व कर लो तो आ जाएगा डायमेंशन ऑफ R। बट आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे पता प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू V, N क्या है नंबर ऑफ मोल इंटू T टेम्परेचर, सारी वैल्यू पुट कर दो। फोर्स क्या होगा बच्चा ml T माइनस 2, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा L क्यूब अपॉन एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, N क्या है नंबर ऑफ मोल तो इसको लिख देंगे MOL से, और T है टेम्परेचर तो इसको लिख सकते हो आप K केल्विन से या फिर थीटा से भी शो कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चा तो डायमेंशन आ जाएगा इसका R का। जो भी सारे M हैं उनको एक साथ कर लो, तो यहाँ पे M एक ही M है तो कोई दिक्कत नहीं M, और यहाँ पे L इंटू L क्यूब, L की पावर 4 अपॉन L स्क्वायर कितना बचेगा, ये हो बचेगा L स्क्वायर, L की पावर 4 अपॉन L स्क्वायर कितना बचेगा बच्चा, L स्क्वायर बचेगा, T की पावर माइनस 2, ठीक है T की पावर माइनस 2 इंटू मोल। बच्चा मोल नीचे है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, मोल की पावर -1, मोल की पावर कितना हो जाएगा -1, और टेम्परेचर है केल्विन में, ऊपर जाएगा तो K की पावर हो जाएगा बच्चा -1। ये अपना आ गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, गैस कांस्टेंट का। किसका आ गया बच्चा, गैस कांस्टेंट का। मतलब यदि आपको किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सिंपल सारी वैल्यू आप पुट कर दो फॉर्मूले में और आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं। एकदम शानदार काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये हो गया गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो कोई भी आपको निकालना है बच्चा निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए या तो फिर आपको यूनिट पता हो उस क्वांटिटी की। जैसे मान लो मुझे निकालना है डायमेंशन किसका, एक दो और मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मुझे मान लो मैं पूछता हूँ आपको चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का क्या डायमेंशन होगा बच्चा, अच्छा आई होता है dq बाय dt। तो मान लो अपने को चार्ज का डायमेंशन निकालना बच्चा कितना हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा I इंटू टी, आई होता है बच्चा, आई का डायमेंशन होता है a और t का t, ये डायमेंशन हो गया 80। किसका हो गया, चार्ज का। कितना हो गया 80। और आपको हमारे इंस्टीट्यूट में एक नहीं दो नहीं एकदम 3-4 आपको 80 सर मिलेंगे। तो आपको याद रखना है स्टेप अप हमेशा 80 को प्रमोट करता है। तो ये डायमेंशन हो गया चार्ज का। आपको यहाँ पे जो भी फैकल्टी मिलेंगी बच्चा वो हमेशा चार्ज अप मिलेंगी। क्या मिलेंगी, चार्ज से भरी हुई, और उनका डायमेंशन क्या होगा 80। नेक्स्ट मान लो अपने को चार्ज पता है बच्चा, मान लो आपको निकालना है डायमेंशन किसका, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। निकाल लो सीधे यहाँ से, पोटेंशियल का आपको निकालना है तो निकाल लो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चा mL²T-2। कोई भी एनर्जी है, आपको एनर्जी की डायमेंशन पता है तो कोई भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, थर्मल हो, हीट हो, सारे के डायमेंशन क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल का, अपॉन चार्ज कितना हो जाएगा बच्चा, चार्ज हो जाएगा A इंटू टी, चार्ज कितना हो जाएगा 80। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा U का, पोटेंशियल V का डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चा, V का डायमेंशन हो जाएगा
ml स्क्वायर और टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगी पावर -1, तो -1 प्लस -2 कितना हो जाएगा, टी की पावर -3 और एक पावर -1। ये हो गया डायमेंशन किसका, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t -3 a -1। मान लो बच्चों आपको पूछा जाता है डायमेंशन निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का किसका, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है बच्चे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। क्या होगी, परमिटिविटी। चलो इसका भी निकाल लेते हैं डायमेंशन, या तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता हो। चलो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चा फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है फॉर्मूला दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। क्या होगा बच्चा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। आपको एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी का डायमेंशन निकालना है बच्चा, तो उसको आप एक साइड लेके आएंगे, कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू r²। थोड़ा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं। तो वैल्यू पर बच्चा वैल्यू पुट कर दो सबकी। Q क्या होता है बच्चा, Q का हमने अभी निकाला डायमेंशन, Q होता है 80। Q क्या होता है 80, तो ये 80 इंटू 80 का स्क्वायर हो गया, a² t का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। जो भी नंबर्स होते हैं बच्चा वो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो 4 पाई क्या हो गया, डायमेंशन लेस मतलब 1 हो गया। F का हो जाएगा ml t -2 ml t -2 और r का हो जाएगा बच्चा l²। r का कितना हो जाएगा, l²। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है क्या, ज़्यादा ये फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया, इसकी थिकनेस बढ़ा दें फिर थोड़ा सा और। तो ये हो गया 4 पाई का डायमेंशन 1 हो गया, फोर्स का हो गया ml t -2 और r का स्क्वायर का l²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो m की पावर -1, l यहाँ पे यहाँ l², l³ हो गया, ऊपर गया तो l की पावर -3 और t की पावर -2 है, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा t की पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 पहले से तो बच्चा 4 हो जाएगा, t की पावर 4 और क्या बच्चा इंटू a²। सो ये डायमेंशन आ गया बच्चा परमिटिविटी का। किसका आ गया बच्चा, परमिटिविटी का डायमेंशन m -1 l -1 t की पावर 4 इंटू a²। सो आपको कोई भी डायमेंशन सॉल्व करना है बच्चा, तो आप फॉर्मूला आपको पता है तो उस फॉर्मूले में आप बाकी डायमेंशन पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चा, ये क्या है, कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। तो जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बच्चा फिजिक्स के वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि m0 l0 t की पावर -1, m0 l0 t की पावर -1। आपको याद रखना है बच्चा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं डायमेंशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि मान लो हम बात करें अपना वर्क हो गया,
वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ पेयर इसमें दिए हुए हैं जिनके डायमेंशन क्या होते हैं बच्चा, सेम होते हैं। इससे बात करें MLT-1, MLT-1, तो ये डायमेंशन होता है बच्चा फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर वेलोसिटी का, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का, वेलोसिटी बस नहीं होगा ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, और डीके कांस्टेंट का, एकदम सही। इन सब का डायमेंशन होता है बच्चा m0L0t की पावर -1, m0L0t की पावर -1। वेलोसिटी को होता है LT-1, LT-1। फिर हम बात करें m1L²T-2, डायमेंशन होता है वर्क का, इंटरनल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टॉर्क का, एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, इन सब का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, सेम होता है mL²T-2, mL²T-2। सेम बात करें ML-1T-2 क्या होगा बच्चा, प्रेशर का है, सेम डायमेंशन, स्ट्रेस का है, यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया बच्चा, और एनर्जी डेंसिटी, क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है बच्चा एनर्जी डेंसिटी। इन सब के डायमेंशन भी सेम होंगे। नेक्स्ट बात करें MLT-1, तो ये होता है मोमेंटम का और इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है बच्चा, चेंज इन मोमेंटम, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। यदि हम बात करें M0L-T-2, तो ये पहला तो हो गया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चा, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा F=QE, तो यहाँ पे होता है F/m, फोर्स पर यूनिट मास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, F/m, F/m होता है। सो m से m कट जाएगा, LT-2, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है LT-2। सो बेटा ये कुछ क्वांटिटीज है जिसको हमने देख लिया, जिनके डायमेंशन क्या है, सेम हैं, क्या है, सेम है। जैसे थ्रस्ट हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी ग्रेडियंट, नॉट एनर्जी, एनर्जी ग्रेडियंट, इनके डायमेंशन सेम है MLT-2। थ्रस्ट एक तरह से थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। सेकंड बात करें फोर्स, टेंशन, सरफेस एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है बच्चा सरफेस एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी डायमेंशन सेम होता है ML0T-2। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन नहीं होता है, या फिर बोल दीजिए डायमेंशनलेस, क्या है ये, डायमेंशनलेस। ये हैं कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, मतलब M0L0T0, स्ट्रेन हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ये सब अपने एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से देख लो। ये सब किसके एग्जाम्पल है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जब भी रिलेटिव वर्ड आए तो आप समझ लेना वो क्वांटिटी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, मतलब उसकी कोई भी बीमा नहीं होगी। ये भी देख सकते हो आप, लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके भी डायमेंशन सेम है। और थर्मल कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और एंट्रोपी के भी डायमेंशन बच्चा सेम है। तो ये तो बात हो गई बच्चा डायमेंशन के, ये किसकी बात हो गई, डायमेंशन की। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के। अब ये क्या है बच्चा, यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सर आपने पढ़ा तो दिया इतना डायमेंशनल एनालिसिस, पर इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो सर बताएंगे आप क्या। तो हाँ बेटा, हमने इसको इतना पढ़ा है, इतना टाइम दिया है, तो कोई ना कोई तो इसका यूज़ होगा, तब तो पढ़ रहे हैं इसको, नहीं फिर क्यों पढ़ते हैं हम।
भाई कोई चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसका तो कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, इसलिए उसको सीख रहे हैं। सो इसके 3-4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के। तो बच्चा पहला यूज़ क्या है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता करना आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कर सकते हो। मान लो आपको डायमेंशन पता है तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हो। मैं कहता हूँ सर कैसे, जैसे मैं कहता हूँ मान लो आपको पता है डायमेंशन किसका है, किसी की डायमेंशन कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है MLT-1। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन है MLT-1। तो यदि आपको बच्चा डायमेंशन पता है तो उसकी हेल्प से आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। सर कैसे? बेटा मेरे को पता है m क्या होता है, डायमेंशन में m होता है मास। बेटा l क्या होता है डायमेंशन में? सर l तो होती है लेंथ। बेटा t क्या होता है डायमेंशन में? सर t तो होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। मास, लेंथ, टाइम। तो क्या ये डायमेंशन होता है? डायमेंशन फॉर्मूले में m क्या होता है? मास, l लेंथ और t है टाइम। सो आपको अब ये पता है मास, लेंथ, टाइम है, तो आप किसी भी यूनिट में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी यूनिट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। मान लो आपको बोला गया कि आप इसकी यूनिट निकालो SI यूनिट में। किस में निकालो? SI पे। तो अपने को पता है SI में मास होता है बच्चा kg। क्या होता है? kg। लेंथ होती है बच्चा मीटर, तो kg मीटर। और यहाँ t की पावर -1 है, मतलब SI में बच्चा टाइम होता है किसमें? सेकंड में, और उसकी पावर -1 है, मतलब s की पावर -1। kg मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ kg मीटर सेकंड इनवर्स है, मतलब सेकंड बच्चा नीचे आ गया, सेकंड क्या आ गया? नीचे। मतलब कि अपने को डायमेंशन पता था बच्चा और हमने उससे उसकी यूनिट निकाल ली, उसकी यूनिट निकाल ली। यदि अपने से कहा जाता कि सर इसका आप यूनिट निकालो किसमें? CGS में, मैं कहता कोई बात नहीं है, CGS में मास होता है ग्राम, लेंथ होती है सेंटीमीटर और टाइम तो सेकंड ही होता है। मैं लिख देता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप कोई भी क्वांटिटी को उसकी यूनिट आप फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यही तो लिखा है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। यदि आपको डायमेंशन पता है तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करें बच्चा, पहला यूज बहुत सिंपल सा है, जैसे इसका एग्जांपल भी दिया है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। बताएंगे बेटा क्या हो सकता है इसका जवाब? तो सर कैसे निकालें? आपको यूनिट पूछा गया है किसमें? SI में। तो बच्चा सबसे पहले आप डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। सर डायमेंशन भी नहीं पता है तो निकाल लो। सर निकालना भी नहीं आता। अबे कुछ तो पता होगा तब तो निकालोगे। डायमेंशन भी नहीं पता है, यूनिट भी नहीं पता, तो कैसे निकाल पाओगे? सरफेस टेंशन के बच्चे यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, यदि आपको डायमेंशन याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो फॉर्मूला होता है बच्चा सरफेस टेंशन का। यदि हम बात करूं, मैं इसको टी नाम दे दूं, टी होता है फोर्स पर यूनिट, लेंथ होता है बच्चा डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। बच्चा फोर्स होता है MLT-2। मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई सबके डायमेंशन नहीं पर कुछ के याद रखो। फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, इनके डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, तो आपको हेल्प मिलती है कोई भी प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए। MLT-2 ये हो गया बच्चा बल, फोर्स, और पर यूनिट लेंथ मतलब L, तो ये L से L कट जाएगा बच्चा, हो जाएगा
mt-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ टेंशन, डायमेंशन ऑफ टेंशन। क्या पूछा बच्चा? द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, अपने को पता है m क्या है, मास है। m क्या है? मास। तो मास किस में होता है? एसआई में, अभी हमने बात की थी केजी में। और सेकंड इनवर्स, सेकंड में क्या है बच्चा? t है टाइम, तो टाइम होता है एसआई में सेकंड में, इसकी पावर -2, तो -2 लगा दिया, kg s -2। या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ -2 kg पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई बच्चा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, kg पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब डायमेंशन याद है तो यूनिट याद करने का कोई टेंशन नहीं है, आप उससे निकाल सकते हो। क्या सर हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं? अब एकदम कर सकते हो, क्या दिक्कत है? इससे ये निकाल लिया तो क्या इससे ये नहीं निकाल लोगे डायमेंशन? यदि आपको यूनिट पता है तो क्या उससे डायमेंशन नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। जब आप इससे ये निकाल सकते हो तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं बच्चा। मतलब डायमेंशन पता हो तो यूनिट निकाल लो, यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चा समझ में आया क्या? आगे बढ़े, बताएंगे? कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में द सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। द सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप इसको यूनिट निकालना चाहते हैं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल दिया है। तो पहले बच्चे डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप निकाल पाओगे इसका यूनिट। सर वो भी नहीं पता है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चा। क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? G F = G m1 m2 अपॉन r²। यदि आपको G निकालना है बच्चा तो G का डायमेंशन क्या हो जाएगा? Fr² अपॉन m1 m2, Fr² अपॉन m1 m2। F है बच्चा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, इसीलिए कहते हैं फोर्स का डायमेंशन आप याद रखो। देखो यहाँ भी काम आ गया, r² मतलब l², m1 m2 मतलब मास है बच्चा, मास m × m m², Fr² m1 m2। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, ये m पावर 1 है, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो एक एक कट जाएगा, -1 बचेगा। G का डायमेंशन हो गया m, अंडू कर दें, क्या है m-1, m ये पावर ऊपर गया तो -2 हो गया, -2 + 1 -1 l³ और t -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी बच्चा बोला है यूनिट निकालने के लिए, सिंपल है, मास है, लेंथ है, टाइम है, लिख दो। क्या हो जाएगा? G का डायमेंशन निकाल लो तुरंत। इसका यूनिट निकालने के लिए बोला गया है m-1 है, मतलब kg की पावर -1, l³ मतलब मीटर क्यूब, t -2 मतलब s की पावर -2। ये हो गया इसका यूनिट। इसको अरेंज करना तो कर सकते हो बच्चा। ये हो गया मीटर क्यूब पर पावर -1, नीचे आ गया kg, और यहाँ भी -2 तो सेकेंड स्क्वायर। जब भी पावर निगेटिव हो बच्चा तो वो चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। तो m³ kg पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अपने को डायमेंशन मालूम था, वहां से हमने तुरंत निकाल लिया बच्चा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं सर। अब आ गया इसका सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा यूज। क्या यूज है इसका? क्या है बच्चा? देखिए ध्यान से पढ़िए कैसे इसको करेंगे।
टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मतलब मान लो मैं कह दूं कि बच्चा एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपने को पता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब मीटर पर सेकंड में, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। मतलब मीटर पर सेकंड था तो अपने को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे? तरीके तो बच्चा और भी हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप उसको अच्छी से अच्छी यूनिट को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। देखो बेटा, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, कोई भी क्वांटिटी को शो करने का तरीका क्या होता है, n इंटू यू, n इंटू n इंटू यू। n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी और u होता है उसकी यूनिट। और अपने को पता है कि जो n और u होता है बच्चा वो क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बच्चा u1 क्या है, यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, u2 क्या है, यूनिट है इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यदि आपको n2 निकालना है बच्चा, कोफिशिएंट, यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, n2 क्या हो जाएगा, n1 u1 अपॉन u2, n1 u1 अपॉन u2। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1, n1 u1 अपॉन u2। जिस भी क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसका कुछ डायमेंशन फार्मूला होगा। क्या होगा बच्चा, उसका कुछ डायमेंशन फार्मूला। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं उस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कुछ होगा। तो मान लो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि m की पावर a है, l की पावर b और t की पावर c। और भी टर्म है तो उनको d e f ले सकते हो, यदि टेम्परेचर और करंट वगैरह वाले भी टर्म हैं तो। हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये है डायमेंशन इस क्वांटिटी का। ठीक है बच्चा, ये क्या है, डायमेंशन है। तो पुट करते हैं वैल्यू को, देखते हैं क्या आएगा, n2 इक्वल टू n1। u1 मतलब बच्चा यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम। तो यहाँ पर यूनिट है, अपने को पता है यूनिट से हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, पहले मान लो यूनिट u1 थी तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर b, l2 की पावर b, m की पावर तो a है बच्चा, m1 की पावर m2 की पावर b, u2 है तो m2 हो जाएगा, l2 की पावर, क्या हो रहा है बच्चा, लगता है दिमाग सही से नहीं चल रहा है। अरे ये ऑफलाइन का बच्चा ओवरडोज हो गया है। u2 है मतलब यहाँ पे मास m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c हो जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा, m1 अपॉन m2 होल की पावर a लिख सकते हैं, इसकी पावर भी a है, इसकी पावर भी a है, तो हम इसको लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c।
बच्चा ये निकल के आ गया अपना फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ पे बच्चा M1, L1 और T1 क्या है? M1 है मास, L1 है लेंथ और T1 है टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है बच्चा? जो अपना M1, L1 और T1 है, क्या है? M1, L1 और T1 क्या है? मास, लेंथ, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। मास, सिंपल बच्चा, M1, L1, T1 क्या है? मास, लेंथ, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड बात करें सेम बच्चा, M2, L2, T2 क्या है? ये भी मास है, लेंथ है और टाइम है इन, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें पहले आपका मास है और इसमें आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पहले आप SI सिस्टम ऑफ यूनिट में थे, बाद में आपको CGS में कन्वर्ट करना है। तो SI में थे, मतलब SI मास किस में होगा बच्चा? kg में। CGS में किस में होगा? ग्राम में। मतलब आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब kg से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। सेम L2 क्या हो जाएगा? एक मान लो आप SI से CGS में कर रहे हैं, मतलब लेंथ पहले किस में रही होगी? मीटर में बच्चा। अब बाद में किस में कन्वर्ट करना है अपने को? सेंटीमीटर में। और टाइम पहले किस में था, बाद में जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। ये तो आ गया बच्चा अपना फॉर्मूला। क्या हो गया? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। यहाँ पे A और B और C कहाँ से मिलेंगे बच्चा? A और B और C मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और N1 क्या है बच्चा? N1 है कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में, जहाँ पे आपका पहला सिस्टम ऑफ यूनिट था, जहाँ से आपने कन्वर्ट करना है आपको। आप फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चा, नोट हो गया। आ जाते हैं। N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है अपना। क्या दिया है? इन सीरियस सिस्टम ऑफ यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चा? 100 डायन। इन अदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज, क्या क्या क्वांटिटी दी है? किलोग्राम, मीटर और मिनट। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? पहले फोर्स है CGS में बच्चा, अब इसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें मास है किलोग्राम में, लेंथ है मीटर पे और टाइम है मिनट में। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूले को याद रखना है। कैसे फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है बेटा? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हो गया अपना फॉर्मूला। मेन अपने को इसका यूज कैसे करना है यहाँ पे हम सीखते हैं बच्चा, यहाँ पे सीखते हैं। ये अपना फॉर्मूला N1 है क्या? जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू पहले थी, और N2 जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो अपने को फाइंड करना है। पहले क्या है बच्चा? फोर्स है कितना? 100 डायन। मतलब ये हो जाएगा बच्चा अपना N1। क्या हो जाएगा? N1। पहला फोर्स कितना है? 100 डायन, मतलब ये हो गया N1।
m1 मास पहले बच्चा किस में होगा, सीजीएस में। सीजीएस में मास होता है बच्चा ग्राम में। किस में होता है, ग्राम में। तो मास पहले किस में है, ग्राम में। बाद में बच्चा m2 मास किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, मतलब केजी होल की पावर ए। क्या है बच्चा, ए। एबीसी बच्चा कैसे आएगा, हमने पहले ही बात की थी, एबीसी आता है डायमेंशनल फॉर्मूले से। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डायन मतलब फोर्स की बात हो रही है बच्चा। यदि हम बात करें फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चा, क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, सबको याद होना चाहिए, MLT -2। क्या होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, MLT -2। मतलब बच्चा ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 1 और सी कितना हो जाएगा -2। जो भी m की पावर है वो a है, जो भी l की पावर है बच्चा वो b है, और जो भी t की पावर है वो है c। तो मतलब यहाँ हो जाएगा 1। लेंथ किस में है भैया, सर पहले सीजीएस में है, तो लेंथ पहले किस में है, सेंटीमीटर में। बाद में लेंथ किस में करना है, मीटर पे, मतलब मीटर में। पावर कितनी है भैया, पावर है 1। टाइम पहले किस में है, टाइम डायन में भी टाइम सेकंड में होता है बच्चा। बाद में टाइम किस में करना है, बाद में टाइम कन्वर्ट करना है मीटर पे। क्या करना है बच्चा, कन्वर्ट करना है, सॉरी मीटर नहीं मिनट में करना है। टाइम को भी मीटर में कोई करता है क्या, टाइम को करना है मिनट में। मिनट। पावर कितनी है इसकी, सी की पावर -2। कितनी होगी बच्चा, -2। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। कैसे, अपने को याद रखना, अपने को एक्चुअल में इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि केजी को ग्राम से कट करना है, मीटर को सेंटीमीटर से, और सेकंड को मिनट से। सर कैसे करेंगे, देखिए अपने को प्रॉपर्टी बस यूज करनी है। अपने को पता होगा बच्चा 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम, या फिर मैं लिख देता हूं सीधे 1000 ग्राम, या फिर 10 की पावर 3 ग्राम। सेम बात करें 1 मीटर कितना होता है बच्चा, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। बात करें 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट को अपने कन्वर्ट करना है सेकंड में। 1 मिनट में होता है बच्चा 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड। देखिएगा कैसे करेंगे, 100 ग्राम तो ग्राम में रहने दें, कुछ नहीं करेंगे। मैं केजी को लिख दूंगा 1000 ग्राम, मतलब कि 1230 इंटू ग्राम। पावर 1 थी, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर, मीटर को लिख दूंगा मैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, पावर अभी भी 1 है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 सेंटीमीटर। यहाँ टाइम है सेकेंड, यहाँ पे टाइम है बच्चा मिनट में। 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड। तो लिख दें इसको 60 सेकेंड, होल की पावर -2। गलती नहीं करना है, पावर का भी ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इस ग्राम को मैं इस ग्राम से काट सकता हूँ, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से कट जाएगा, इस सेकंड को इस सेकंड से। मैंने अपने को n2 ही तो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो बच्चा ग्राम से ग्राम कट गया, सीएम से सीएम कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। क्या आया देखिए, ये हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये हो गया बच्चा 100। ये हो गया 1/1000, ये हो गया 1/100। ये बच्चा 1/60 है, पावर है -2। जब भी पावर माइनस में होती है बच्चा, ये रेसिप्रोकल पलट जाएगी संख्या, ये हो जाएगा 60। 60 की पावर 2 है, मतलब बच्चा 60 इंटू 60, 60 इंटू 60। ये 0 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, कितना हो गया 36। क्या हो गया बच्चा, और ये 2 0 से भी काट देता हूँ बच्चा, ये 2 0 से इन 2 0 को
6 इंटू 6 बच्चा कितना है 36, 36 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 3.6, 3.6, 3 पॉइंट क्या आ गया बच्चा N2 अपना 3.6 आ गया 3.6। ऑप्शन नंबर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया एकदम 3.6, 3.6, 3.6। आपको यदि यूनिट भी लिखना बच्चा तो वो भी लिख दो, क्या दिक्कत है। आपका N2 आ गया, अपने को पता है क्या होता है, कैसे लिखते हैं क्वांटिटी को, N इंटू यू से N आ गया बच्चा 3.6, यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स है, मतलब कि ml/-1, मास होगा बच्चा किस में लिखा गया केजी में, लेंथ को मीटर पे और सेकंड को टाइम को लिखा गया बच्चा मिनट में, तो और -2 है मतलब कि मिनट नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर, मिनट का स्क्वायर, ये हो गया प्रॉपर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर पे, 3.6 केजी मीटर पर मिनट स्क्वायर अपना सही जवाब हो जाएगा बच्चा। कोई डाउट इस पे बच्चा, किसी को कोई डाउट है क्या? देख लीजिए एक बार नीचे से ऊपर तक, कोई भी डाउट हो तो बताइए कमेंट करके। बस आपको फॉर्मूले को सही से यूज करना बच्चा सीखना है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आप हमारे ऐप में जाके पूछ सकते हो, वहाँ भी आपको डाउट क्लियर मिलेगी, और आप ऐप में भी जाके अपने फीडबैक में वहाँ भी अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया इसको अच्छे से, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप में भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी लाइव पे भी पूछ सकते हो, अपने यूट्यूब पे भी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चा, नेक्स्ट क्या देख लो क्या है, अगला एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, यूज क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है बच्चा तो उसका डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। सर ये क्या बात हुई बेटा, मैं इसे मान लो मैं लिखता हूं बच्चा, यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लो लिखा हमने t इक्वल टू T1 प्लस वाई, t इक्वल टू T1 प्लस वाई, या फिर मान लो मैंने बोल दिया कि q, t इक्वल टू T1 प्लस q। और यहाँ पे बच्चा मेंशन है t क्या है, टाइम है, क्या है t टाइम, t टाइम है और T1 भी टाइम है, तो बच्चा q क्या होगा, क्या आप कमेंट कर सकते हैं? हाँ बेसिक कर सकते हैं बेटा बिना डाउट के। बच्चा यहाँ T1 से ये Q ऐड हो रहा है, T1 से Q ऐड हो रहा है, तो बच्चा ये सिंपल बात करें, आप टाइम को टाइम से ही ना ऐड कर पाओगे, आप टाइम को टाइम से ही ऐड कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि सर मैं टाइम को फोर्स से ऐड कर दूंगा, टाइम को फोर्स से, बच्चा टाइम से हमेशा टाइम ही ऐड होगा, फोर्स से हमेशा फोर्स ही ऐड होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी ही ऐड होगा। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी से आप फोर्स ऐड कर दोगे, टाइम से आप मोमेंटम ऐड कर दोगे। तो जब दो चीज ऐड हो रही तो वो टाइम ही होगा, तभी तो ऐड होगा। यही बात हुई। जैसे अब बात करें कोई रेस हो रही है, तो भाई घोड़ों के रेस में घोड़े ही दौड़ेंगे और गधों की रेस में गधे ही दौड़ेंगे। आप दोनों को ऐसा नहीं है कि घोड़ों और गधों को साथ में दौड़ा दोगे, ऐसी तो कोई रेस आपने देखी नहीं होगी बच्चा। इसलिए याद रखना एग्जाम्पल, घोड़ों की रेस में हमेशा घोड़े ही दौड़ेंगे और गधों की रेस में गधे। तो आपको डिसाइड करना बच्चा आप क्या हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, पर याद रखना बच्चा इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो उनके डायमेंशन हमेशा समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं माइनस हो रही है मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे।
टाइम है ये t1, तो ये भी q भी टाइम ही होगा। क्या होगा बच्चा? टाइम ही होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, टाइम से टाइम ही ऐड होगा और कुछ नहीं ऐड होगा। मतलब जैसे मान लो और एग्जांपल है, y इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब कि बच्चा ये इससे ऐड हो रहा है, मतलब जो डायमेंशन इसका होगा एक्स स्क्वायर का वही bx का होगा, और ये टर्म इससे ऐड हो रहा है, मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। मान लो माइनस भी रहता है कुछ dt, तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो रहा है तो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करेगा। जो डायमेंशन इस पूरे टर्म का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, और सेम डायमेंशन y का होगा, क्योंकि ये y इन सबके प्लस माइनस ऐड करने और इसको माइनस करने के बराबर तब y आ रहा है। मतलब जो डायमेंशन बच्चा y का होगा वही डायमेंशन होगा बच्चा पूरा ax स्क्वायर का, वही डायमेंशन होगा bx का, वही डायमेंशन होगा बच्चा c का, और सेम डायमेंशन होगा dt का। बच्चा इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दो चीजें ऐड हो रही हैं, माइनस हो रही है, तो उनके डायमेंशन ऑलवेज क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ये ऑलवेज क्या होंगे? एक जैसे होंगे। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो ये प्रॉपर्टी यूज करके आप डायमेंशन उसका चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायमेंशन चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई फार्मूला याद है बच्चा, आपको कोई फार्मूला याद है, पर आपको थोड़ा डाउट है मन में कि सर कहीं गलत तो नहीं है, ये कहीं गलत तो नहीं है, तो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस उसको चेक कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वो चेक कर सकते हो। यदि आपका जो फॉर्मूला है, जो भी आपका इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, तो वो करेक्ट होने के चांस है, उसके करेक्ट होने के चांस है। 100% अभी भी श्योर नहीं है हम, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट ही होगी, अभी भी 100% इसमें श्योरिटी नहीं है। बट यदि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गई तब तो 100 नक के बात है कि वो इक्वेशन गलत होगी। 100% श्योर है कि अब इक्वेशन गलत ही होगी, क्योंकि वो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट आ गई, वहां पे ही वो करेक्ट नहीं है। मतलब यदि इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो हमेशा गलत होगी ही, 100% गलत होगी। बट यदि मान लो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होता है बच्चा उसका डायमेंशन आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो वो टर्म आप चेक नहीं कर सकते वो सही है या गलत है। बाकी आप इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल। तो बेटा देखते हैं क्या निकालना है अपने को। क्या दिया है? द लार्जेस्ट मास m दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डेंसिटी, और क्या दिया है? g, स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है बच्चा। तो वो चाहे करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, निकाल सकते हैं। तो बच्चा बोला गया मास किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन जो भी वेलोसिटी है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, v की पावर कुछ होगी तो v की पावर a। थोड़ा सा सेटिंग को पुख्ता कर लेते हैं, क्या है? अब बच्चा सही है क्या? एकदम सही, शानदार। इसको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है जो अपना मास लार्जेस्ट मास मूव करेगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर
डेंसिटी ऑफ वाटर इन रिवर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो हम कहते हैं ठीक है बच्चा, तो m किस पे डिपेंड करेगा, जो मूव करेगा वो डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने बोला v, हमने बोला v की पावर a, और क्या है डेंसिटी मतलब हमने बोलिए रो की पावर b, और किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब g की पावर c। जब अपना मास जो है वो v, रो और g पर डिपेंड करता है बच्चा, मतलब कि कुछ ना कुछ v की कुछ पावर होगी, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, अंडर रूट होगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, डेंसिटी की कुछ पावर होगी और g की कुछ पावर होगी। हमने बोला मास डिपेंड करता है वेलोसिटी, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो v की पावर a, रो की पावर v एंड g की पावर c। प्रोपोर्शनल है। यदि अपने को डायमेंशन निकालना है बच्चा, तो जो डायमेंशन ऑफ m क्या हो जाएगा, v की पावर, ये इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, v की पावर a का डायमेंशन इंटू रो की पावर b का डायमेंशन इंटू g की पावर c का डायमेंशन। सॉल्व करते हैं इसको। तो डायमेंशन ऑफ मास बच्चा क्या होगा, सिंपल मास है मतलब कि m की पावर 1, m की पावर 1। यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, होल की पावर क्या है बच्चा a है, वेलोसिटी की पावर a है मतलब होल की पावर a। डेंसिटी क्या होता है बच्चा, पता रखना आपको, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बच्चा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगी डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। यदि आपको डायमेंशन पता है डेंसिटी के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो तुरंत आप निकाल सकते हो। मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है m, वॉल्यूम l3, ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। कितना हो गया बच्चा, m l की पावर -3। होल की पावर कितना बच्चा, होल की पावर है b, होल की पावर है b। सेम बात करें g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt -2, और होल की पावर कितना है बच्चा, होल की पावर है c, होल की पावर क्या है c। अब अपने को a b c मेन टास्क है फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a b और c। तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है m, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में है, जो भी l के टर्म्स है उनको एक साइड कर लो। तो यहाँ पे बच्चा ब्रैकेट ओपन करोगे तो l की पावर a, यहाँ पे l की पावर हो जाएगी -3a, और यहाँ पे l की पावर हो जाएगी c। यदि पावर की पावर हो बच्चा तो फिर वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो पहले हम सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं, पहले m की पावर लिख लेते हैं, टोटल कितनी है, यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे m की पावर हो जाएगा b, m की पावर b। यहाँ पे भी बच्चा m नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे l की पावर बच्चा a, यहाँ पे l की पावर -b इंटू -3 भी, यहाँ पे l की पावर बच्चा, यहाँ पे l की पावर c, यहाँ पे l की पावर क्या होगी, c होगी। थर्ड बात करें t, तो यहाँ पे t की पावर बच्चा -a, यहाँ पे t की टर्म नहीं है, यहाँ पे t की पावर -2c, तो -a -2c। ये है m की पावर बच्चा, ये है l की पावर, ये भी t की पावर, और इधर क्या है बच्चा m की पावर कुछ नहीं है, मतलब m की पावर 1। अब आपको बच्चा बेसिक पता होगा मैथमेटिक्स में, यदि बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होना चाहिए। यदि बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होंगी, तभी क्वांटिटी क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो बच्चा यहाँ पे m की पावर b है, यहाँ पे m की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होगी। तो हम लिख सकते हैं m की पावर यहाँ b है, यहाँ पे कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा b = 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चा यहाँ पे l की पावर कितनी है, a -2b + c। यहाँ पे बच्चा l की पावर क्या है, यहाँ पे तो सर l का टर्म ही नहीं है बच्चा, l का टर्म नहीं है, मतलब मैं लिख सकता हूँ l की पावर यहाँ पे क्या है 0। क्या है l की पावर 0,
मतलब यहाँ हो जाएगा 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरे की बात करें, यहाँ पे t की पावर है a माइनस 2c, यहाँ भी t की पावर कुछ नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस 2c। यहाँ पे l का टर्म नहीं है, मतलब l की पावर यहाँ पे कितनी होगी बच्चा? 0। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे m l0 t0 m की पावर 1, मतलब जो टर्म नहीं है उसकी पावर 0, और किसी की पावर 0 होना मतलब 1 होना। तो ये हो गया टी की पावर माइनस ए माइनस 2c, यहाँ पे टी की टर्म नहीं था, मतलब टी की पावर यहाँ 0 होगा, तो ये पावर को कंपेयर कर दिया हमने। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम निकाल सकते हैं बच्चा ए, बी और सी की वैल्यू। निकाल सकते हैं क्या? 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, बहुत आसानी से आ जाएगा। बी तो पहले ही बच्चा आ चुका है, बी कितना है? 1। बी कितना है? 1। बी 1 हो गया, तो आप बी की वैल्यू यहाँ रखते हैं। शायद इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ए आ जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा माइनस 2c, ए आ जाएगा माइनस 2c। ए आ गया माइनस 2, यहाँ रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए है बच्चा माइनस 2c माइनस बी कितना है बच्चा? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी कितना है बच्चा? सी को सी ही रहने दो, इक्वल टू 0। माइनस 2c प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस सी, और माइनस 2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, तो बच्चा सी आ गया माइनस 2। सी कितना आ गया? माइनस का 2, माइनस का 2। एक यहाँ पे बच्चा बी की वैल्यू आ गई थी, यहाँ से बच्चा आ गई सी की वैल्यू माइनस 2। सी आ गया तो यहाँ पे आपका ए भी आ जाएगा। ए कितना हो जाएगा बच्चा? ए माइनस 2 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। माइनस 2 और सी है माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4। ये बच्चा वैल्यू आ गई किसकी? ए की। अपने को ए पता है 4, बी पता है 1 और सी पता है माइनस 2। सारी वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो आप, आपको इक्वेशन नंबर 1 पे हमने क्या बोला था? m इक्वल टू क्या था बच्चा? m प्रोपोर्शनल था v की पावर a, रो की पावर b और g की पावर c के। तो बच्चा m हो जाएगा, एक तो बच्चा प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, एक आएगा कांस्टेंट, हमने बोली चलो k है ये। तो v की पावर कितने है बच्चा? a कितना है बच्चा? a है अपना 4, मतलब v की पावर 4। रो की पावर बच्चा कितनी है? b कितना आया बच्चा? b आया है अपना 1, b कितना आया है? 1। और g की पावर c, बच्चा c कितना आया है? c आया है माइनस 2। तो क्या आ गया m का फॉर्मूला? k v की पावर 4 रो की पावर 1 इंटू जी की पावर माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करना हो तो लिख सकते हो रो v की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, इंटू के। ये आ गया बच्चा अपना फॉर्मूला, के रो v की पावर 4 इंटू जी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है बच्चा? के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है के? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि डायमेंशनलेस है। क्या है? जो कि डायमेंशनलेस है। तो आप लिख सकते हैं के है बच्चा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है के है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, सिंपल आप लिख दो। मान लो कोई क्वांटिटी ए है, वो बी सी डी ई पे डिपेंड करती है, मतलब ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो भी बी सी डी ई हैं उनकी कुछ पावर पे। तो आप लिख दो बी की पावर m1, सी की पावर m2, m3 ऐसे करके। अब बाद में आपको जो भी पावर्स हैं ये वाली, उनको आपको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस
फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कोई रिलेशन नहीं पता है, तो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं बच्चा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई डाउट, कोई शक? नोट कर लो आप लोग, आगे चलते हैं। क्या है बच्चा? फोर्थ, एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव अ न्यू रिलेशन। क्या है बच्चा? फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव द न्यू रिलेशन। मतलब आप यदि कोई नया रिलेशन डिराइव करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप कर सकते हो। कैसे सर? बेटा अभी हमने क्वेश्चन किया था, अपने को मास का फॉर्मूला डिराइव करना था विद द किस किस में? वेलोसिटी, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। और अपने कोई फॉर्मूला नहीं पता था, पर हमने ड्राइव कर लिया था किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यदि आपको पता है कोई भी क्वांटिटी है, किसी पर डिपेंड करती है, मान लो कोई क्वांटिटी x है, वो डिपेंड करती है m/n/p पे, तो आप बोल दो x प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर a, n की पावर b और p की पावर c पे। n की पावर a, n की पावर b और p की पावर c, और a b c की वैल्यू हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप इसको भी डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे MLT में, इसको भी MLT में, इसको भी MLT में और इसको भी। अब पावर्स को कंपेयर कर देंगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कोई भी नई क्वांटिटी जिसको हम नहीं भी जानते हैं बच्चा, जिसका अपने को प्रॉपर जानकारी नहीं है, उसकी भी हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते इसमें कुछ लिमिटेशन है, वो भी जिसे आपको याद रखना चाहिए। एक तो ये है बच्चा कि फॉर्मूला तभी डिराइव होगा जब सारी क्वांटिटी किस में होंगी? मल्टीप्लाई में होंगी। किस में होंगी? मल्टीप्लिकेशन में। यदि वो क्वांटिटीज़ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, या फिर कोई टर्म आ रहा है साइन, लॉग, टेन वाले, तो वो आप ड्राइव नहीं कर सकते, वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। आप उनको चेक कर सकते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बट उनको आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है? तो कोई फार्मूला तब ड्राइव कर सकते हो बच्चा जब उसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आए और ये लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व ना हो। और एक ड्रॉबैक क्या है बच्चा इसका? और इसका एक ड्रॉबैक है कि जो हमने के की बात की थी, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, उसको भी आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते। उसको भी आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो उसको फाइंड करने के लिए अपने को अलग मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एक ऐसे और एग्जांपल है बच्चा, क्या पूछा गया है? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बोला गया कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को अपने को ड्राइव करना है। मान लो अपने को नहीं पता कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है या टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। अपने को पता है, मान लो अपने को आइडिया नहीं है प्रॉपर क्या रिलेशनशिप है, तो हम बोल देते हैं टी डिपेंड करता है टाइम पीरियड। हमने बोला अपने को नहीं आइडिया है, एक भी तो हम बोलते हैं मास पर डिपेंड करता होगा, तो m की पावर a, लेंथ पर डिपेंड करता होगा तो l की पावर b, और मान लो हमने कहा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है तो g की पावर c। क्या आ गया? m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। एक हमने जनरल इक्वेशन ले ली कि हम m पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है और g पे डिपेंड करता है। और भी टर्म में ले सकता हूँ, हमने एग्जांपल पे 3 टर्म में लिए। m क्या है? मास बच्चा, l लेंथ है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे कोई पेंडुलम होता है तो ये लेंथ होती है रस्सी की, वो l है बच्चा, और मास ऑफ बॉब m है, और g अपना क्या है? g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है g? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अपना पता है अपने को जो t है डिपेंड करता है इस पर, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा बच्चा m का डायमेंशन ऑफ m इंटू a, डायमेंशन ऑफ l इंटू b, डायमेंशन ऑफ g इंटू इसकी पावर c।
अब अपने को बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है बेटा? ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे ए और बी और सी की वैल्यू? ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? डायमेंशनल फॉर्म में, और पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। पावर्स को कंपेयर करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ, m नहीं है तो m0 L0 इंटू टी की पावर 1। यहाँ पे बच्चा m क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशन कैपिटल M पावर a। l क्या है? लेंथ बच्चा, तो लेंथ की पावर होती है कैपिटल L डायमेंशन इंटू b। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या हुआ डायमेंशन? LT माइनस 2 होल की पावर c। ये हो गया m0 L0 t। अब सारे m को एक साथ करो बच्चा, एक ही मास है तो m की पावर a। लेंथ कितनी है? l की पावर यहाँ b है, यहाँ l की पावर c हो जाएगा, तो हो गया ये b प्लस c। t की पावर बच्चा कितनी आ जाएगी? यहाँ पर t की पावर आ जाएगी c इंटू -2 c। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी अपनी, और ये आ गई सेकेंड। क्योंकि अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आना है, तो यदि बेस सेम है बच्चा तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा, तो इससे हम देख सकते हैं कि m की पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे m की पावर बच्चा 0 है, मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पे l की पावर है बच्चा b प्लस c, यहाँ पे l की पावर कितनी है बच्चा? 0। और यहाँ पे बच्चा t की पावर है -2c, और यहाँ पे t की पावर बच्चा कुछ नहीं है, मतलब t की पावर यहाँ पे 1 है। क्या है? t की पावर 1 है। इक्वेशन जो भी है ये 1 2 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ गई। इनकी तीनों की हेल्प से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चा a तो अपना सीधा दिख रहा है, a कितना आ गया? 0। a कितना आ गया? 0। और c कितना आ जाएगा बच्चा? c आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, c आ जाएगा यहाँ पे c -2c इक्वल टू 1 है, तो c आ जाएगा बच्चा -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से हम b और c में आ जाएगा रिलेशन, तो बच्चा b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा -c, तो बच्चा b हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ये आ गया c और ये आ गया b, और a अपना पहले से ही 0 आ गया था। तो अपन यदि t लिखना चाहें तो हम सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो t प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर 0 आ गया था, l की पावर b है, b कितना बच्चा? b आया है 1/2, और स्मॉल l है ये, l की पावर b है, b बच्चा कितना आया? 1/2, और g की पावर बच्चा c है, जो कितना आया है? -1/2। बच्चा t प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m की पावर 0 मतलब 1, l की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट l, किसी की पावर 1/2 होना मतलब अंडर रूट होना। माइनस पावर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया ये g, और पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगी तो अंडर रूट हो जाएगा। तो बच्चा t प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g। बच्चा प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम k बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि डायमेंशनलेस होगा L/g। क्या आ गया बच्चा? t इक्वल टू k अंडर रूट L/g। यहाँ पे k क्या है? k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या है बच्चा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते हैं। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चा अपने को किसी और मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इसका फाइंड करने का सबसे जो यूजुअल तरीका है बच्चा, उसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं। यदि आप कुछ वैल्यू टी की रखो, एल की रखो और जी की रखो, तो आप के की वैल्यू उसको फाइंड कर सकते हो। तो बच्चा के की वैल्यू अपने को
बड़े लोगों ने पहले से फाइंड करके रखी है, उसकी वैल्यू होती है बच्चा के की वैल्यू होती है यहाँ पे इस केस में 2 पाई। फॉर दिस फार्मूला के होता है 2 पाई, तो टी का फार्मूला आ जाएगा बच्चा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी कितना आ गया बच्चा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड का रिलेशनशिप या फिर टाइम पीरियड का मैथमेटिकल इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। बस ये याद रखना है जो भी अपना के आया है बच्चा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते। बाकी सारी वैल्यू, बाकी हम रिलेशनशिप क्या होगा दो फिजिकल क्वांटिटीज को, वो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस सॉल्व कर सकते हैं। तो टी आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अब आ गया नेक्स्ट अपना लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बच्चा? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसकी पहले भी हमने थोड़ी चर्चा कर चुके हैं हम, क्या लिमिटेशन होती है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो एक तो हमने बात की थी जो भी अपना के है, क्या है के, उसको जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के है जो प्रोपोर्शनलिटी की बात आता है, उसको हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, उसको हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या है, इफ द डायमेंशन आर गिवन द फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। एक तो ये भी हो गया बच्चा, मान लो आपको डायमेंशन पता है किसी क्वांटिटी का, तो आप ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि वो वही फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने आपको एक क्वांटिटी दी है जिसका डायमेंशन क्या है m l स्क्वायर और t की पावर -2, m l स्क्वायर t की पावर -2। बच्चा देखेगा, ये कोई नया बच्चा है तो कहेगा सर ये तो एनर्जी का है, ये तो एनर्जी का डायमेंशन है सर, मतलब ये क्वांटिटी एनर्जी है। तो मैं कहूँगा बुड़वक, तूने बहुत सही कहा, ये डायमेंशन तो एनर्जी का है, बट वर्क का भी डायमेंशन तो यही होता है, वर्क का डायमेंशन भी तो यही होता है। तो तूने कैसे डिसाइड कर लिया बच्चा कि ये एनर्जी ही है? और भी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम ही होता है। तो कहने का मतलब ये बच्चा कि दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम हो सकता है। मतलब आपको डायमेंशन पता है तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वर्क है या एनर्जी है, वर्क है या एनर्जी उसमें, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हम कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी क्यू है ये एनर्जी है या वर्क है, एनर्जी है या वर्क है। सो एक तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कोई क्वांटिटी कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। एक अपना लिमिटेशन में ये आ गया। एक हमने अभी बात की थी क्या बच्चा, कि हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड वही लिखा लगता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग अ डायमेंशन k सच एज 1/2, 1 और 2 कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आप इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। और क्या है बच्चा लिमिटेशन इसकी, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अदर देन प्रोडक्ट एंड पावर फंक्शन। तो हमने बात की थी बच्चा, ये दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई के अलावा प्लस या माइनस भी हो रही हैं, तो उनका डायमेंशन आप इस मेथड से नहीं, उनका रिलेशनशिप आप इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। इस मेथड से आप रिलेशन, जैसे कि मान लो हम बात करें, जैसे अपने को पता है, आपने पढ़ा होगा 1D मोशन में S इक्वल टू क्या होता है बच्चा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। मतलब जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ut प्लस 1/2 AT हाफ AT स्क्वायर पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस
डिराइव नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस का साइन है। किसका साइन है? बीच में प्लस का साइन है, तो इसको आप डिराइव नहीं कर सकते। हमेशा जब मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो तब बस आप उसको डिराइव कर सकते हैं। साथ में यदि साइन कॉस टेन वाले फंक्शन हैं, लॉग वाले फंक्शन एक्सपोनेंशियल के हैं, तो उसको भी आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। और इनका जो इनपुट होता है बच्चा, वो भी डायमेंशनलेस होता है। इनपुट बोलें या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो इसके अंदर अपन जैसे साइन में बात करें, साइन के अंदर क्या आता है? एंगल जाता है। एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बट आप इसको चेक कर सकते हो। आप इसको चेक कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि ये वाला टर्म डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये पूरा टर्म भी डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के सेम होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो, बट डिराइव नहीं कर सकते हो जब प्रोडक्ट और पावर के अलावा कुछ और फंक्शन हो, प्लस माइनस या साइन कॉस लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल हो। फोर्थ क्या है बच्चा? लिमिटेशन, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव द फंक्शन इन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन द थ्री क्वांटिटी। बच्चा थर्ड में ये लिखा है, जो अपना ये फोर्थ पॉइंट है, ये बताओ आप, मान लो कोई भी अपने पास तीन इक्वेशन है। क्या है? तीन इक्वेशन है। तो बच्चा यदि आपके पास तीन इक्वेशन है, तो उसकी हेल्प से आप कितने अननोन सॉल्व कर सकते हो? तीन ही कर सकते हो, तीन, दो, या फिर एक सॉल्व कर सकते हो। मतलब जितनी इक्वेशन होती हैं आप उतने ही अननोन सॉल्व कर सकते हो। यदि आप दो इक्वेशन है तो दो अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मतलब मान लो x और y है, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए उनकी x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये तीन इक्वेशन है x, y और z। कौन सी हैं? तीन इक्वेशन x, y और z। तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन चाहिए होगी, तीन इक्वेशन चाहिए होगी। बट मान लो आपको इक्वेशन कम है और नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं। इक्वेशंस कम है और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हैं, तो आप उसको अननोन्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री इक्वेशन। सेम बच्चा इसमें ये भी कहा गया है, मान लो कोई मैकेनिक्स वाली प्रॉब्लम है, तो वो मास टाइम और लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो इक्वेशन तीन बनेंगी, बट मान लो अननोन तीन से ज़्यादा है बच्चा, चार हैं, तो उनको आप इसे ड्राइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अननोन ज़्यादा हो गया बच्चा, इक्वेशन कितनी हो गई? कम हो गई। मिनिमम उतनी इक्वेशन चाहिए ही जितने अननोन हैं, तभी आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया। लास्ट है बच्चा, इवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज बट आउट ऑफ विच हैव सेम डायमेंशन। सेम है, ये लास्ट हो गया। मतलब दो क्वांटिटीज हैं, सेम पे डिपेंड करती हैं, तो भी आप उनको